हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्राफ टोकन या फिर जीआरटी टोकन के बारे में। यहाँ पे आपको डिटेल्स में उसकी नेटवर्क प्रोटोकॉल, उसकी मैकेनिज्म, उसकी टोकेनमिक्स, उसके साथ साथ उसकी फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो के साथ में आप बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है कि this video is only for the educational and information purpose, and if you want to invest, please do your own research. तो फ्रेंड्स, ग्राफ टोकन के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम पहले तो देखेंगे उसकी ग्राफ का प्रोटोकॉल, उसकी मैकेनिज्म, उसकी कैसे काम करता है एक्चुअल में ग्राफ प्रोटोकॉल, आगे जाके हमारे लिए ये कैसे फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ उसकी टोकेनोमिक्स पे भी बात करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ साथ हम फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो पहले चलते हैं उसकी ग्राफ प्रोटोकॉल की जानकारी के लिए। देखिए, द ग्राफ, ये जो ग्राफ टोकन है ये क्या है? ये है द गूगल ऑफ ब्लॉकचेन। ये हम क्यों कह रहे हैं? जैसे कि आप गूगल में कोई सर्च करते हो तो आपको पूरे डेटा, वेबसाइट का पूरा डेटा आपको मिलता है। कुछ रिलीवेंट डेटा आपको मिलता है। जैसे कि आप कुछ सर्च करें, जैसे कि आप समझो आपने सर्च किया हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑटोमेटिकली गूगल वो डेटा को सर्च करता रहता है, इंडेक्स करता रहता है और आपको एक रिलीवेंट रिजल्ट देता है जो कि एक्चुअल रिजल्ट रहता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही काम ब्लॉकचेन में भी होता है। तो ब्लॉकचेन के बारे में समझो, ब्लॉकचेन में कुछ आपको डेटा चाहिए, कुछ प्राइस प्रेडिक्शन चाहिए, प्राइस डेटा चाहिए, कुछ वॉल्यूम डेटा चाहिए, कुछ पुराना हिस्ट्री चाहिए, कुछ ट्रेडिंग पेयर डिटेल्स चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट में कितना अमाउंट ऑफ इथेरियम ट्रेड हुआ था, ये डेटा सब कुछ आपको मिलता नहीं आज के टाइम पे। तो ये डेटा को प्रोवाइड करने के लिए ग्राफ है। ठीक है, तो एक तरह का गूगल ऑफ ब्लॉकचेन जो है वो है ग्राफ। ठीक है, अभी इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल। यानी गूगल जो काम करता है तो ग्राफ भी वही काम करता है, तो इसीलिए ग्राफ को कहते हैं इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल। समझे? अभी इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल क्या है? इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल एक क्या चीज है? जैसे कि आप एक बुक लीजिए, आप कोई एक नया बुक होगा, कुछ आपके पास में बुक होगा, उसमें देखिए सबसे पहले या फिर सबसे लास्ट में ना एक इंडेक्स पेज रहता है, इंडेक्स करके वहां पे कुछ डेटा मेंशन रहता है ऐसे करके। तो ये डेटा क्या है? ये डेटा है पूरा बुक का जितना सारा सार रहता है, जो समराइज रहता है, समरी, वो एक पेज पे, एक पन्ने पे आगे या पीछे डिटेल्स में मेंशन होता है। यानी आपको अगर बुक पढ़ना नहीं है तो आप उस इंडेक्स को पढ़ के समझ सकते हो कि ये बुक के अंदर क्या है। समझिए? तो ये इसमें क्या होता है, आपके टाइम कंज्यूप्शन कम होता है, पूरा बुक को पढ़ना नहीं पड़ता, आपको बस इंडेक्सिंग पढ़ लीजिए, आपको पूरा बुक का नॉलेज आ जाता है। तो इसीलिए कुछ पर्टिकुलर डेटा के लिए आपको पूरा बुक ढूंढने की जरूरत नहीं, आप इंडेक्स जाके ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आपको गूगल में कुछ चाहिए तो गूगल में सर्च कर लीजिए, बस आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम आ जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर का नाम ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको बस रिलेवेंट डेटा तुरंत मिल जाता है, टाइम कंज्यूप्शन कम होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि अपना जो ब्लॉकचेन रहता है या फिर अपना जो आईटी टर्म्स है, जो टेक्नोलॉजिकल जो डेटा रहता है, डेटाबेस रहता है, उस डेटाबेस में भी कुछ डेटा रहता है, उस डेटा को भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे कि डेटाबेस रहता है, डीबी बोलते हैं उसको, मैंने उसको शॉर्टकट में मेंशन किया डीबी। तो उस डेटाबेस को भी इंडेक्सिंग करने के लिए हमको कुछ चाहिए। ठीक है ना? तो उस डेटा को इंडेक्सिंग करने के लिए टाइम कंज्यूमेशन से कम हो, तो इसलिए हमारा ग्राफ उस पर हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन या फिर ग्राफ का यूजनेस क्यों हुआ, क्यों ऐसे लगा? देखिए, जैसे कि पकड़ लीजिए कोई एक इथेरियम ब्लॉकचेन है। इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ बहुत सारा डिसेंट्रलाइज एप्स होता है, जैसे कि यूनिस्वाप है, बहुत सारा चीज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीजिए कोई एक डी एप्स है और उसी डी एप्स में से एक प्रोडक्ट है या फिर एक एप्लीकेशन है यूनिस्वाप। तो यूनिस्वाप में अगर आपको कुछ रिलीवेंट डेटा चाहिए, ठीक है ना, तो रिलीवेंट डेटा जैसे कि आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर डेट में कितना ट्रेडिंग पेयर सबसे ज्यादा यूज हुआ है, या फिर यूनिस्वाप में
इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ कोई एक टोकन हो, जिस टोकन को सबसे ज्यादा लोगों ने ये पर्टिकुलर डेट पे ज्यादा ट्रेड किया था। आज तक ऐसा डेटा कुछ ऐसा है क्या? मिलेगा आपको, लेकिन बहुत ढूंढना पड़ेगा, ब्लॉकचेन के अंदर घुसना पड़ेगा, हर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे देखना पड़ेगा, तब जाके कुछ थोड़ा थोड़ा आपको मिल सकता है। लेकिन पर्टिकुलर टाइम कंजप्शन ना हो के एक पर्टिकुलर डेटा कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमको अगर कोई डी एप्स में से कुछ रिलीवेंट डेटा लग रहा है, तब जाके हमको चाहिए इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये ग्राफ प्रोवाइड करता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपको और थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूं, क्यों ग्राफ का इतना ज्यादा उसका प्रमोशन हो रहा है, या फिर ज्यादातर ग्राफ को क्यों लोग इतना मान रहे हैं। देखिए, ये जो इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल रहता है, इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल काम कैसा करता है। जैसे कि आपको लग रहा है कि कुछ डी एप्स में से कुछ डेटा चाहिए आपको, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स में से कुछ आपको डेटा चाहिए, तो डेटा क्या करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में रहता हुआ कोई एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक में क्या रहता है, ट्रांजैक्शन रहता है, और वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो ट्रांजैक्शन को जाके सर्च करता रहता है। जैसे कि आपको कुछ डेटा चाहिए ना, तो डेटा क्या कहाँ पे स्टोर है, वो स्टोर है ब्लॉकचेन में अंदर। तो हर एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन रहता है, तो वहां पे जाके एक डेटा को सर्च करते हैं। अगर वहां पे वो डेटा मिल गया तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो वो ब्लॉक क्या करेगा, दूसरा उसका एडजेसेंट ब्लॉक जो होता है, नियरेस्ट जो ब्लॉक है, उस पे जाके फिर से सर्च करेगा। अगर वहां पे नहीं मिला तो फिर से वो नेक्स्ट जो ब्लॉक है उस पे सर्च करेगा। तो कितना टाइम कंज्यूशन हो रहा है। अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसीजर। तो कितना टाइम लगता है हमको एक पर्टिकुलर डेटा ढूंढने के लिए, ठीक है ना। अगर वहां पे नहीं मिला तो फिर से और दूसरा ब्लॉक पे वो ढूंढना शुरू करेगा। तो ये जो होता है, ये जो प्रोसेस को कहते हैं ना, ये एक तरह का सर्विस होता है। ऐसी सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे मार्केट में भी है, लेकिन ग्राफ्स का क्या यूज है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी है, और ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो मैकेनिज्म है उसको कहते हैं इंजेक्शन सर्विसेज। यानी एक ब्लॉक के अंदर डेटा को दूसरे ब्लॉक में ढूंढना, फिर से दूसरे ब्लॉक में अगर नहीं मिला तो तीसरे ब्लॉक में ढूंढना, उसके बाद में लास्ट में अगर वो डेटा रिलेवेंट डेटा मिल गया तो हमको वो डेटा शो करता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको बोलते हैं इंजेक्शन सर्विसेज। ओके, इस बेसिस पे हमको डेटा मिलता है, लेकिन ये बहुत जो लेंथी प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूशन का प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो समझिए फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में से आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए, ठीक है ना। बट एक ब्लॉक नहीं, ऐसा कुछ ब्लॉकचेन है उसमें से आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए, जैसे कि प्राइस का, जैसे कि ये डेट पे इस पर्टिकुलर टोकन का क्या प्राइस है। आप क्या करोगे, ग्राफ ओपन करोगे, यानी ग्राफ बोले तो समझो आपने एक ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन कर लिया, वहां पे जाके आपको पूरा डेटा एक एक करके जाना पड़ेगा, उस डेट पे आना पड़ेगा, उसके बाद में उसका लोअर प्राइस कितना, हाई प्राइस कितना, उस जगह पे जाके आप सर्च, यानी कितना टाइम कंज्यूशन है। आप ऐसे डाल नहीं सकते कि भाई मुझे पूरा डेटा मिल जा सकता था कि ये डेट पे इतना अमाउंट था, ये डेट पे इतना प्राइस था, ये डेट पे इस टोकन के प्राइस इतना था, ये मिल नहीं रहा। तो ठीक है, जैसे कि आप एक कस्टमर हो, ठीक है ना, यहाँ पे एक ब्लॉकचेन है, वहां पे ट्रांजेक्शन रहता है, आप एक समझो कोई पीपल है, यानी कोई कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनको पर्टिकुलर डेटा चाहिए। तो डेटा कैसे मिलेगा, आपको बताया था, डेटा को मिलने के लिए ब्लॉक क्या करता है, इंजेक्शन सर्विसेज का हेल्प लेता है। तो यहां पे आता है इंजेक्शन सर्विसेज, ठीक है ना। तो इंजेक्शन सर्विसेज क्या करता है, उसी ब्लॉक में से डेटा ढूंढता है, नहीं मिला तो दूसरा ब्लॉक पे जाता है। तो ऐसे ही ब्लॉक पे ब्लॉक ढूंढता रहता है इंजेक्शन सर्विसेज, ठीक है ना। तो उसके बाद में रिलेवेंट डेटा पीपल को मिलता है, या फिर कस्टमर को मिलता है। तो ये इंजेक्शन सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इसको बोलते हैं एपीआई, ठीक है ना। एक तरह का प्रोग्रामिंग इंटरफेस रहता है वो, जो कि एपीआई बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उसको बोलते हैं फुल फॉर्म में। तो ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंजेक्शन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत सारा प्राइवेट प्रोवाइडर है, यानी एक तरह का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो कि सेंट्रलाइज्ड नहीं, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, जो कि सेंट्रलाइज्ड है, यानी एक तरह का प्राइवेट कंपनी है, जो कि आपकी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में से घुस के आपके डेटा को उठा के पीपल यानी कंज्यूमर को शो करता है, ठीक है ना। लेकिन आजकल के मार्केट में डिसेंट्रलाइज्ड जो वर्ल्ड है, वहां पे ज्यादातर जो एप्लीकेशन है वो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स में, और ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स को किस पे भरोसा करना पड़ता है, ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर पर भरोसा करना, जो कि सेंट्रलाइज्ड प्रोवाइडर है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोवाइडर है ही नहीं, ठीक है ना। तो उनको इस एपीआई यानी ऐसी प्रोवाइडर को, प्राइवेट प्रोवाइडर पे इतना भरोसा नहीं है,
ठीक है ना। तो इसीलिए मार्केट में आया द ग्राफ, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एपीआई प्रोवाइडर है, ठीक है ना, जो कि इंजेक्शन सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि डेटा को आपकी एप्लीकेशन से उठा के लोगों को प्रोवाइड करता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। इसीलिए मार्केट में ग्राफ का इतना ज्यादा बोलबाला है, या फिर ज्यादा मार्केट में उसको इतना एक्सेप्टेंसी मिल रहा है। बहुत सारे आप न्यूज में भी सुने होंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, तो ग्राफ काम कैसे करता रहता है? देखिए, ग्राफ क्या करता है, आपको नॉर्मल बता रहा हूं। एक ब्लॉकचेन रहता है, ठीक है ना। ब्लॉकचेन में से जो डेटा रहता है, वो डेटा को समराइज करके बहुत सारा सबग्राफ बना जाता है। जैसे कि एक ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन में बहुत सारा डेटा रहता है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में उसकी प्राइस, उसकी वॉल्यूम, उसकी ट्रेडिंग पेयर, डेट, बहुत सारा चीजें रहता है। तो वो सब चीजों को हर रिलीवेंट, जैसे कि प्राइस हो गया, प्राइस का एक अलग सब ग्राफ बनाया जाता है। हर अलग अलग सब ग्राफ बनाया जाता है, अलग अलग सब ग्राफ बनाया जाता है। कौन बनाता है वो बाद में बताऊंगा। हर एक डेटा को अलग अलग बनाया जाता है। जैसे कि समझो आपको लग रहा है कि ए अल्फाबेट में कौन सी वर्ड है, जैसे डिक्शनरी आप ढूंढते हो ना, ए अल्फाबेट में कौन सी वर्ड है, तो आप क्या करोगे, ए का अल्फाबेट को ओपन करते हो, उसी पेज में सारे के सारे आपको ए से बना हुआ सारे वर्ड मिल जाता है। वैसे सेम टू सेम कुछ रिलीवेंट डेटा को पर्टिकुलरली कैटेगराइज करके अलग अलग सब ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि समझो वॉल्यूम डेटा, समझिए प्राइस डेटा अलग से बनाया जाएगा, ट्रेडिंग पेयर डेटा ऐसे बनाएगा, तो वो अलग अलग सब ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बनाने के बाद में जो कंज्यूमर है, जो भी क्यूरी को, यानी क्यूरी मतलब जिसको जो डेटा चाहिए, तो उनको ऑटोमेटिकली वही रिलीवेंट डेटा दिया जाता है। जैसे कि किसी बंदे को चाहिए वॉल्यूम चाहिए, उसी डेट पे, उसी पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर टोकन की वॉल्यूम क्या था, एक तरह का एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसी वॉल्यूम को वो दिखाने के लिए ऑटोमेटिकली सब ग्राफ ऑटोमेटिकली उसी वॉल्यूम डेटा को उसी कस्टमर को दिखाया था। समझो किसी को चाहिए प्राइस डेटा, तो प्राइस डेटा दिखाएगा, ट्रेडिंग पेयर डेटा, तो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग सब ग्राफ बनाया जाता है, तब जाके उसको डेटा मिलता है। तो ये प्रोसीजर कैसे होता, कैसे ये होता है, उसको बोलते हैं ग्राफ क्यूएल एपीआई, यानी ग्राफ का खुद का एक तरह का टेक्नोलॉजी है, जिसको बोलते हैं ग्राफ क्यूएल एपीआई। उस बेसिस पे ये काम करता है, ओके। अभी एक्चुअल में काम क्या होता है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो आप टोकन में भी समझ नहीं पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे आगे जाके, ठीक है। तो चलिए ग्राफ के बारे में समझते हैं। ग्राफ में एक तरह का आर्किटेक्चर है, क्योंकि ग्राफ का जो मैकेनिज्म है, जो डिसेंट्रलाइज फैक्टर पे काम कर रहा है, वो कैसे करता है वो समझना पड़ेगा। देखिए, ग्राफ में आर्किटेक्चर में एक है डेवलपर, एक है इंडेक्सर, और एक है क्यूरेटर, और एक है डेलीगेटर। ये मेन रोल निभाते हैं एक ग्राफ का आर्किटेक्चर को बनाने के लिए, फिर ग्राफ प्रोटोकॉल को चलाने के लिए, ठीक है। डेवलपर कौन है? ये मत सोचिए कि डेवलपर का काम ऐसा होगा कि ये ग्राफ टोकन बना के रखा होगा, नहीं। ये मैं बात कर रहा हूं ग्राफ का जो मैकेनिज्म है, जो ग्राफ का एपीआई प्लेटफॉर्म जो बताया आपको मैंने, ग्राफ एपीआई को चलाने के लिए ये लोगों का हाथ बहुत है। कैसे बता रहा हूं, डेवलपर का काम क्या है पहले बता रहा हूं। पहले हम पढ़ते हैं डेवलपर का काम क्या है ग्राफ प्रोटोकॉल में। डेवलपर जो है वो एक तरह का क्रिएटर ऑफ सब ग्राफ है, जो मैंने बताया ना आपको, जो हर एक ट्रांजैक्शन का, जो ब्लॉकचेन का या फिर ब्लॉक्स का जो डेटा रहता है, उसका हर एक अलग अलग डेटा का अलग अलग सब ग्राफ बनता है। तो वो सब ग्राफ बनाने के लिए जो क्रिएटर है, जो बनाते हैं, वो है डेवलपर। वो क्या करते हैं, अलग अलग डेटा का अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग सब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इनका काम वो है, ना कि ब्लॉकचेन बनाना है, फिर जो आप सोच रहे होंगे कि टोकन बना रहे हैं, नहीं। डेवलपर का यहाँ पे काम है कि सब ग्राफ को बनाना। जैसे कि कोई एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जैसे कि आगे चलते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि कोई डिसेंट्रल एप्लीकेशन है जो कि यूनिस्वैप है, तो यूनिस्वैप का जो उनका डेवलपर जो रहेगा, यूनिस्वैप का जो डेवलपर रहेगा, जो भी रहेगा, वो क्या करेंगे, उसी अंदर जितने सारे डेटा है अलग अलग कैटेगराइज करके वो अलग अलग सब ग्राफ बनाएंगे, अलग अलग सब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो कौन बनाएगा, ये डेवलपर बनाएगा। कौन? यूनिस्वैप का जो ओनर रहेगा, यूनिस्वैप का जो कम्युनिटी रहेगा, यूनिस्वैप का जो डेवलपर रहेगा, जो भी रहेगा, वो खुद का सब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये उनका काम है। तो आगे चलते हैं, इंडेक्सर का काम क्या है।
इंडेक्सर क्या करता है, पहले तो उसको स्टेकिंग करना पड़ता है जीआरटी टोकन को, जो जीआरटी टोकन है उसको स्टेकिंग करना पड़ता है, और उसके साथ ही साथ उनको एक नोड मिलता है और वो नोड को ऑपरेट करते हैं, नोड को रन करते हैं। ठीक है, एक तरह का कोडिंग मिलता है जिस कोडिंग को वो रन करते हैं, यानी एक तरह का ये नोड ऑपरेटर है, साथ ही साथ ये स्टेकिंग करते हैं जीआरटी टोकन को। समझो कोई एक पर्सन है या फिर कोई कस्टमर है या फिर कंज्यूमर है, जो आप हो या कोई भी है, तो उनको लग रहा है कुछ रिलीवेंट डेटा, वो कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का कुछ रिलीवेंट डेटा आपको चाहिए। ठीक है, तो ये कस्टमर, जैसे कि एक बंदा, ये कस्टमर है तो इनको चाहिए, वो क्या करेंगे, वो एक क्यूरी डालेंगे, यानी सर्च करेंगे कि मुझे ये डेटा चाहिए। तो ये डेटा क्या होगा, आपको पता होगा ये डेटा कहां से मिलेगा, सबग्राफ रहता है, बहुत तरह तरह का सबग्राफ रहता है, जैसे कि प्राइस हिस्ट्री, उसके साथ में समझो वॉल्यूम हिस्ट्री, उसके साथ, और ये डेटा जो रहता है वो डेटा में से इंडेक्सर क्या करता है, वो देखता है कि एक्चुअल में कस्टमर को चाहिए क्या। अगर समझो कस्टमर ने उसको पूछा कि मुझे प्राइस चाहिए, ये पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर टोकन की प्राइस क्या है, फिर ये प्लेटफॉर्म पे डिसेंट्रलाइज एप्स में से ये डेटा पे इसका प्राइस, यानी प्राइस रिलेटेड कुछ चीजें उसको पूछ रहा है। तो इंडेक्सर को पता चल गया कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो इंडेक्सर क्या करता है, उसी रिलेवेंट डेटा को वो इंडिकेट करता है। ठीक है ना, वो इंडेक्स करता है, उसी डेटा को वो इंडेक्स कराने के बाद में कस्टमर को वो डेटा दिखता है। अगर इंडेक्सर क्या करेगा, उस प्राइस हिस्ट्री को जो डेटा है, ये जो प्राइस हिस्ट्री डेटा है उसको अगर नहीं इंडेक्स करेगा, तो अपना जो कस्टमर, जो भी रिलेवेंट कंज्यूमर या फिर कस्टमर आप हो, मैं हूं, हमको ये डेटा मिलेगा नहीं। तो इंडेक्सर का काम क्या है, इंडेक्सिंग एंड क्यूरी सर्विस, यानी जो कस्टमर को जो डेटा चाहिए, जो क्यूरी चाहिए, वो रिलेवेंट क्यूरी को रिजॉल्व या फिर रिलेवेंट डेटा को दिखाने के लिए इंडेक्सर का रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, उसका काम है इंडेक्सिंग करना। ठीक है ना, तो कैसे, वो खुद नहीं करता, वो एक तरह का नोड को रन करता है, एक कोडिंग रहता है, उस रन करने के बाद में ऑटोमेटिकली वो डेटा को इंडेक्स होता है और वो ऑटोमेटिकली वो एपीआई के थ्रू कस्टमर के पास में वो डेटा जाता है, दिखता है वो डेटा, पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, तो इंडेक्सर तो इसे फ्री में तो नहीं करेगा ना कुछ काम, उसने स्टेकिंग कर दिया, उसने नोड भी रन कर रहा है, तो उसको तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ, उसको रिवॉर्ड मिलता है जीआरटी टोकन। तो भाई बताओ, उसको अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो रिवॉर्ड कहां से आ रहा है, तो रिवॉर्ड उसको मिलता है, जो कस्टमर, जो कंज्यूमर, वो फीस देते हैं, तो उसी फीस में से कुछ अमाउंट इंडेक्सर को मिलता है। ठीक है, आगे जाके बताऊंगा, अलग चीजें थोड़ा सा इसमें है कि इंडेक्सर को जो अमाउंट मिलता है, ये अमाउंट पूरा का पूरा फीस में से नहीं मिलता है, क्योंकि जो फीस आजकल के जो फीस है, उसी फीस को अगर रन करते चलेंगे इंडेक्सर, तो इंडेक्सर को पास में कभी भी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आजकल मार्केट में, आजकल तो छोड़ो, अभी ये ग्राफ नया है, तो उसके कस्टमर या फिर कंज्यूमर जो बहुत कम है, तो फीस भी बहुत कम आता होगा, तो इंडेक्सर को तो वैल्यू कम मिलेगा, तो इंडेक्सर काम क्यों करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए फीस में से उनको पैसा जो मिलता है वो थोड़ी सी अमाउंट है, उसका अलावा उसको अलग से भी अमाउंट मिलता है जीआरटी टोकन, वो बाद में बताऊंगा कैसे मिलता है। ठीक है, वो याद रखिए, ये टोकनिज्म का पार्ट है, आगे जाकर समझेगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे ना तो पूरा सिस्टम को ही नहीं समझ पाओगे जीआरटी टोकन का। ठीक है ना, तो इंडेक्सर के बारे में आपको मैंने बता दिया, डेवलपर का काम क्या है कि पूरा का पूरा जो सबग्राफ है, जैसे प्राइस हिस्ट्री हो गया, अलग अलग कैटेगराइज करके डेटा को रखते हैं, ये हो गया डेवलपर का काम। इंडेक्सर का काम, मेन काम है जो कि इंडेक्सिंग करके रिलेवेंट कस्टमर को, रिलेवेंट कंज्यूमर को रिलेवेंट डेटा शो कराना। ओके, आगे क्या चलता है, आगे है क्यूरेटर। अब एक क्यूरेटर का काम क्या है, क्यूरेटर क्या करता है, समझिए, वो भी जीआरटी टोकन को स्टेकिंग करते हैं। ठीक है, समझिए एक कस्टमर है, उसको कुछ डेटा चाहिए, और समझिए जो डेटा चाहिए वो डेटा एक्चुअल में रिलेवेंट डेटा है, और उस रिलेवेंट डेटा को कस्टमर को चाहिए, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज एप्स का जो डेटा मांग रहा है ये कस्टमर, ये नया है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ कुछ जगह, जैसे पता है आपको, गूगल में कुछ चीजें ढूंढोगे तो मिलता नहीं है, जैसे कोई नया वेबसाइट है तो वहां पे उसको डेटा को मिलता नहीं है, तो हमको वेट करना पड़ता है तब तक कि जब तक कि वो इंडेक्सिंग नहीं होता है, समझिए ना। तो वैसे कुछ अगर समझो नया एप्लीकेशन है, उसका डेटा इंडेक्सिंग हुआ नहीं है और रिलेवेंट डेटा भी है वो, और कस्टमर को डेटा चाहिए, तो वैसे तो फ्री, ऐसे तो लौट के चला जाएगा ना, तो उसके लिए क्या होता है,
इंडेक्सर भी रहता है। इंडेक्सर का काम क्या रहता है? उस डेटा को शो करना। लेकिन इंडेक्सर क्या करता है? उसको पता ही नहीं है कि ये नया एप्लीकेशन है और वो डेटा मांग रहा है। तो उस जगह पे देखो, उस जगह पे बहुत तरह तरह का अलग अलग रहता है अपना सब ग्राफ, यानी सब ग्राफ का डेटा रहता है। तो क्यूरेटर क्या करता है? उस रिलीवेंट डेटा को वो दिखाता है, इंडिकेट करता है। किसको? इंडेक्सर को, कि भाई ये है रिलीवेंट डेटा, इसको तुम दिखाओ। तो ऑटोमेटिक एक तरह का सिग्नल भेजता है, इसको बोलते हैं सिग्नल। किसको भेजता है? इंडेक्सर को, कि ये रिलीवेंट डेटा को कस्टमर को चाहिए, आप दिखाओ। तब जाके इंडेक्स को पता चलता है कि अरे हाँ ये डेटा है। तो इंडेक्सर क्या करता है? उस डेटा को कस्टमर को दिखाता है। ठीक है ना? तो कस्टमर को जो डेटा दिखाता है, जो डेटा चाहिए रिलीवेंट डेटा, वो इंडेक्सर का काम है। क्यूरेटर का काम यहां पे आता है कि इंडेक्सर को सिग्नल भेजना, पर्टिकुलर रिलीवेंट डेटा को दिखाना। जहां पे कि इंडेक्सर को पता नहीं है कि कुछ डेटा को दिखाना, या फिर इंडेक्सर ने अभी तक उसको इंडेक्स ही नहीं किया है, तब उस इंडेक्सिंग करने के लिए सिग्नल भेजता है क्यूरेटर। ठीक है? तो क्यूरेटर का काम क्या है? क्यूरेटर का काम है सिग्नल इंडेक्सर टू रिलीवेंट सबग्राफ। जो रिलीवेंट सबग्राफ है वहां पे उसका सिग्नल भेजता है इंडेक्सर को। ठीक है, ये आप समझ गए। लेकिन आप एक चीज देखो, यहां पे एक दो तरह का सिचुएशन पैदा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिसेंट्रलाइज ऐप है जो कि नया है। आप मत समझो कि जो यूनिस्वैप है अभी बहुत पुराना हो चुका है। समझो यूनिस्वैप है, 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब यूनिस्वैप नया नया आया था, तब नया आया था और उसका कुछ डेटा था, और उस डेटा को हमको पता ही नहीं कि यूनिस्वैप आगे जाके इतना नाम करेगा। लेकिन समझिए क्यूरेटर को पता था कि ये जो यूनिस्वैप है, ये डेटा उसका बहुत वैल्यूबल डेटा है और ये आगे जाके बहुत काम का चीज है। और ये जो सबग्राफ है, ये सबग्राफ यानी प्राइस हिस्ट्री हो या फिर वॉल्यूम हिस्ट्री, जो भी है, जो भी पर्टिकुलर सबग्राफ जो डेटा है, ये आगे जाके बहुत काम में आने वाला है। तब क्या करते हैं क्यूरेटर, क्या करता है? आगे का फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हुए कुछ पर्टिकुलर कस्टमर को पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर सबग्राफ को सिग्नल करता रहता है इंडेक्सर को दिखाने के लिए। ठीक है ना? तो आगे जाके सही में 2-1.5 साल के बाद में दिखा गया किस यूनिस्वैप ने सही में नाम बहुत कमाया और पर्टिकुलर सबग्राफ का भी यूजनेस बहुत बढ़ रहा है। तो उस बेसिस पे क्या होता है ना, क्यूरेटर को रिवार्ड मिलता है आज जीआरटी टोकन। ठीक है ना? क्यूरेटर को बहुत सारा रिवार्ड मिलता है क्योंकि उसने फ्यूचर को प्रेडिक्शन करते हुए एक रिलेवेंट डेटा को शो करने के लिए इंडेक्सर को बताया। इंडेक्सिंग करने के लिए उसने सिग्नल भेजा, कि बार बार भेजा कि भाई ये डेटा दिखाओ, ये डेटा को दिखाओ कस्टमर को, क्योंकि डेटा बहुत रिलेवेंट डेटा है, अच्छी डेटा है, सही डेटा है। ठीक है ना? तो तब जाके क्यूरेटर को एक अलग से रिवार्ड मिलता है। ठीक है? वो तो स्टेकिंग करके रखे हुए, लेकिन साथ साथ उनको भी अलग से बोनस मिलता है, रिवार्ड मिलता है। और इंडेक्सर को भी रिवार्ड मिलता है क्योंकि इंडेक्सर ने डेटा को शो करवाया, जो सिग्नल दिया उसी हिसाब से वो काम भी किया है। तो इंडेक्सर को तो ऑटोमेटिकली उसको रिवार्ड मिलता है। लेकिन फॉर एग्जांपल समझिए कोई एक नया प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट इतना रिलेवेंट नहीं है, इतना एंटीसिपेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, इतना पॉपुलर प्रोजेक्ट होने नहीं वाला है, एक तरह का फेक प्रोजेक्ट है। और समझो उसका कुछ डेटा जो है ना, वो डेटा इतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी क्यूरेटर क्या कर रहा है ना, बार बार एक इसी प्रोजेक्ट की डेटा को शो कराने की कोशिश कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है। ठीक है ना? सिग्नल भेज रहा है दिखाने के लिए इंडेक्सर को, भाई ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सारे जो सबग्राफ है, जो डेटा है, अलग अलग कैटेगराइज करके जो डेटा को रखा है, किसने रखा है? ये प्रोजेक्ट का कुछ डेवलपर होते हैं जो कि ये सबग्राफ को बनाते हैं। तो जब आप समझिए कुछ जगह पे ऐसा होता है कि कुछ क्यूरेटर ऐसा होते हैं कि इसी डेवलपर के बना हुआ जो चीज है जो कि रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाते रहते हैं, जो कि इतना पॉपुलर भी होगा नहीं होगा पता भी नहीं, इतना होने भी नहीं वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी उस डेटा को बार बार दिखाते रहते हैं। तो इस जगह पे आप समझ लीजिएगा कि क्यूरेटर इज इक्वल टू डेवलपर। कभी कभार इसी नया प्रोजेक्ट का डेवलपर भी क्यूरेटर बन जाते हैं, खुद ही जीआरटी टोकन को खरीद के स्टेकिंग कर देते हैं और वो बार बार उसी प्रोजेक्ट को दिखाते रहते हैं कि अपना रिलेवेंट डेटा का पॉपुलैरिटी बन जाए, इंडेक्सिंग ज्यादा हो जाए, तो अपना सर्च में आ जाए। तो ये कोशिश करते रहते हैं। आपको भी यहाँ पे सोच में आता होगा कि भाई अगर ये गलत डेटा दिखाते रहे, नहीं, गलत कुछ डेटा नहीं है ये, ऐसा वो बाद में बताऊंगा मैं आगे जाके।
ये एक डेटा दिखा रहे हैं जो डेटा का पॉपुलरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी डेटा को दिखा रहे हैं। ये उनका, इसलिए वो डेवलपर क्या करते हैं, खुद ही क्यूरेटर का बिगा बन जाते हैं। ओके, ये आपको मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। समझिए इंडेक्सर का काम क्या है, कुछ डेटा दिखाना। और एक चीज बता रहा हूं आपको, बताया था डेलीगेटर। डेलीगेटर का काम क्या है, कभी कभार डेलीगेटर क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ जीआरटी को वो स्टेक कर देते हैं। जैसे कि हम और आप जो भी कस्टमर, जो भी हमने होल्डिंग करके रखे हैं, वो भी हम भी क्या करते हैं, चाहें तो स्टेकिंग कर सकते हैं जीआरटी को। जैसे हम स्टेकिंग करते हैं जीआरटी को, तो ऑटोमेटिकली हम भी एक तरह का इंडेक्सर बन जाते हैं। हम प्योरली इंडेक्सर नहीं होते, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ इंडेक्सर हम भी वही काम कर सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि इंडेक्सर को क्या करना पड़ता है, स्टेकिंग करना पड़ता है, समझिए ना। तो इंडेक्सर को स्टेकिंग जो करना पड़ता है वो एक तरह का हेवी अमाउंट ऑफ जीआरटी होता है। तो अगर हम इंडेक्सिंग करने, हम कुछ अमाउंट जीआरटी टोकन में स्टेकिंग करते हैं या फिर डेलीगेट करते हैं, उसको तो स्टेकिंग का नहीं, उसको होता है डेलीगेट। जो डेलीगेट करते हैं वो अमाउंट इंडेक्सर के लिए हेल्प हो जाता है। इंडेक्सर के लिए वो एक तरह का अमाउंट बन जाता है कि वो स्टेकिंग किया है, ठीक है ना। तो उसी बेसिस पे इंडेक्सर को हम हेल्प करते हैं। हम उसकी जगह पे, एक जगह पे जो अमाउंट, जैसे समझिए इंडेक्सर को चाहिए 10 अमाउंट ऑफ जीआरटी को होल्ड करने के लिए, उसके पास नहीं है, उसके पास है 8 जीआरटी, और हमने डाल दिया 2 जीआरटी होल्डिंग स्टेकिंग करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली उसी अमाउंट का जो जीआरटी था वो इंडेक्सर को मिल जाता है एज ए क्या, उसको हेल्प मिल जाता है कि पूरा का पूरा अमाउंट को स्टेकिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो एक तरह का हम इंडेक्सर को हेल्प करने के लिए प्ले करते हैं जब डेलीगेटर का वही रहता है, ठीक है ना। तो डेलीगेटर क्या करता है, स्टेकिंग करता है। तो वो कौन है, नॉर्मल जीआरटी होल्डर जो हम और आप हैं, वो भी स्टेकिंग कर सकते हैं, और उसी को कहते हैं डेलीगेटर, ठीक है ना। लेकिन समझिए, और उसके करने के बाद में भी उसको कुछ तरह का रिवार्ड मिलता है, जो कि इंडेक्सर को जो रिवार्ड मिलता है उसी रिवार्ड में से कुछ अमाउंट डेलीगेटर को मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब डेलीगेटर क्या करता है, स्टेकिंग जीआरटी को हटाता है, उसने स्टेकिंग करके रखा था, लेकिन अभी उसका मन कर रहा है कि मैं स्टेकिंग को हटाऊं। जब वो स्टेकिंग को हटाता है, तब उसी स्टेकिंग में से 0.5% ऑफ स्टेकिंग को बर्न कर दिया जाता है, और बाकी अमाउंट डेलीगेटर को मिल जाता है रिटर्न में, समझे। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये टोकेनोमिक्स है, ठीक है, इसके साथ ही टोकेनोमिक्स में बता रहा हूं। तो ये काम होता है। अभी देखिए, आप ऐसा सोचते होंगे कि भाई ये स्टेकिंग का जो इंडेक्सर होते हैं वो इंडेक्सिंग करते हैं, रिलीवेंट डेटा शो करते हैं। क्यूरेटर का काम क्या रहता है, उसको सिग्नल भेजना इंडेक्सर को कि पर्टिकुलर डेटा दिखाना। अब अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कुछ कस्टमर को, यानी कुछ जो कंज्यूमर जो भी है, जो क्यूरी भेज रहे हैं, जो उनको डेटा चाहिए, उनको रिलीवेंट डेटा मिल ही नहीं रहा है, और वो बार बार क्यूरेटर और इंडेक्सर क्या करते हैं, गलत डेटा भेज रहे हैं, गलत सब ग्राफ को शो करवा रहे हैं कस्टमर को। तो इस जगह पे एक तरह का डिस्प्यूट होता है, ठीक है ना, क्योंकि गलत दिखा रहे हैं। तो डिस्प्यूट होने के कारण वहां पे आते हैं जो डेटा को, देखिए जो डेटा को दिखाना नहीं चाहिए लेकिन वो बार बार वो डेटा दिखा रहे हैं, तो उस जगह पे फिशरमैन एंड आर्बिट्रेटर का रोल आता है। एक तरह का, वो भी एक तरह का पार्टिसिपेंट है उनके नेटवर्क सिस्टम में। फिशरमैन एंड आर्बिट्रेटर उसको बोलते हैं। वो क्या करते हैं, जो स्टेकिंग करके रखे हैं जीआरटी टोकन, जो इंडेक्सर होंगे या फिर क्यूरेटर होंगे, वो तो क्या करते हैं, स्टेकिंग करते हैं जीआरटी। तो उस टोकन को क्या करते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं एंड उसको बर्न कर देते हैं। तो ये भी हो गया आपकी टोकेनोमिक्स को समझने के लिए एक बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसकी इकोसिस्टम को देखते हैं। तो जीआरटी टोकन सही में बहुत अच्छी टोकन है। उसका इकोसिस्टम में आपको समझेंगे तो ये यूनिस्वाप का जो डेटा है आपको मिलता भी होगा उसको वेबसाइट में। इस डेटा को जो चलाने के लिए जो हेल्प लिया है वो है ग्राफ टोकन का, ग्राफ इकोसिस्टम का उन्होंने हेल्प लिया है, ग्राफ मैकेनिज्म का उन्होंने हेल्प लिया है। उसके साथ में ये है कौन सा, ये है डिसेंट्रलैंड जो बोलते हैं, मार्केट प्लेस एक है, उसका भी जो डेटा को प्रोवाइड करने के लिए जो सिंप्लीफिकेशन करने के जो इकोसिस्टम है वो भी ग्राफ प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आरागोन करके है, उसको भी ग्राफ ने हेल्प कर रहा है। और सिंथेस्टिक्स करके है जो एक तरह का एक्सचेंज है जिसका डेटा भी ग्राफ के प्रोटोकॉल के तौर पे वो यूज हो रहा है, ठीक है, वो हेल्प कर रहे हैं। अभी टोकन का थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। टोटल सप्लाई कितना है आज तक ना, टोटल मैक्सिमम सप्लाई उसका है 10.41 बिलियन, जो कि मुझे कॉइन मार्केट कैप के डेटा से मिला है। ओके, उसी में से आज के डेट पे उसका सर्कुलेशन है 6.90 बिलियन।
तो बाकी किधर है? बाकी का ऐसा है, इन्फ्लेशन है 3% ईयरली। मैंने आपको बताया था जो इंडेक्सर होते हैं, इंडेक्सर को रिवार्ड मिलता है एज ए फीस। जो भी कस्टमर हैं वो फीस देते हैं और वो फीस को लेने के बाद में कुछ अमाउंट ऑफ फीस को क्या करते हैं, इंडेक्सर को प्रोवाइड किया जाता है एज ए रिवार्ड। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जितना रिवार्ड उनको मिलता है वो रिवार्ड बहुत ही कम है, क्योंकि मार्केट में इतना फीस आज तक आया नहीं है, क्योंकि मार्केट में उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत कम है, तो फीस भी कम आता होगा। तो उस कम अमाउंट को लेकर जो इंडेक्सर चला नहीं पाएंगे मार्केट को, तो उसके लिए उनको लगेगा अलग से अमाउंट। तो अलग से अमाउंट के लिए क्या करते हैं, ये उसने जो ग्राफ टोकन का टोकेनमिक्स ऐसा है, हर साल 3% ऑफ टोकन ऑटोमेटिकली सर्कुलेटिंग सप्लाई में बढ़ आता रहता है। लेकिन कब तक? जब तक कि उसका 10.41 बिलियन नहीं हो जाता, तब जाके वो स्टॉप होगा। तो ये आता है और उसी अमाउंट में से वो क्या करते हैं, इंडेक्सर को प्रोवाइड करते हैं जो रिवार्ड। तो 3% जो इन्फ्लेशन है मार्केट में आता रहता है। तो ये टोकन है, ये टोकन धीरे धीरे सप्लाई बढ़ रहा है। अभी तक ये डिफ्लेशनरी टोकन नहीं है, ये इन्फ्लेशनरी टोकन है, क्योंकि उसका अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता रहा हूं ये 3% तो बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो इथेरियम था, इथेरियम आपको पता होगा, इथेरियम का भी जो टोकन था, जो कॉइन है इथेरियम कॉइन, वो भी इन्फ्लेशनरी टोकन है, इन्फ्लेशनरी कॉइन है, और उसका भी हर साल में 3% से ज्यादा इन्फ्लेशन था, लेकिन आज भी उसका प्राइस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसका यूजनेस है, उसकी मार्केट में अडेप्टेशन है, उसके मार्केट में उसकी क्या बोलते एक्सेप्टेंसी है, इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ रहा है। तो उसकी सप्लाई जितना भी था, इन्फ्लेशन जितना भी हो जाए, लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा उस हिसाब से, तो इसलिए उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो ये भी जो चीजें ना, ये इन्फ्लेशनरी हो सकता है, लेकिन तब तक उसकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे बर्निंग क्या है, जो भी कस्टमर या फिर कंज्यूमर जो भी फीस देते हैं आज जीआरटी, उसी में से 1% क्या करते हैं, फीस को वो बर्निंग करते हैं। ठीक है, ये उनका बर्निंग मैकेनिज्म। और एक बर्निंग आपको बताया मैंने, जो भी उन्होंने स्टेकिंग करते हैं, डेलीगेटर जब स्टेकिंग को हटाता है उसमें से 0.5% को बर्न करते हैं। अगर कोई उन्होंने किसी ने डिस्प्यूट क्रिएट किया, इंडेक्सर या फिर क्यूरेटर, तो उसी स्टेकिंग का जो अमाउंट रहता है उनका, उसको बर्न कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे उनका बर्निंग मैकेनिज्म है। ठीक है, और आपको बता रहा हूं कि इसका प्राइस कब बढ़ेगा। क्वेश्चन आता होगा ना, व्हेन प्राइस वुड इंक्रीज, कब जीआरटी टोकन के प्राइस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना चाहिए। उसका रीजन सुन लीजिए, जब तक कि ये 1% ऑफ टोटल फीस ज्यादा नहीं हो जाता 3% ऑफ ईयरली इन्फ्लेशन से। 3% ईयरली टोकन मार्केट में सप्लाई में ऐड होता रहता है। ठीक है, लेकिन बर्निंग कैसे हो रहा है? बर्निंग हो रहा है, जो फीस आ रहा है उस फीस में से जो 1% फीस है वो बर्निंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो टोटल यहां पे जो बर्निंग अमाउंट है वो ज्यादा होना चाहिए आज कंपेयर टू जो इन्फ्लेशनरी जो टोकन आ रहा है मार्केट में। तो जब तक ये टोटल फीस नहीं बढ़ जाता है, तब तक मार्केट में प्राइस का इंक्रीमेंट दिखेगा नहीं आपको। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक चीज आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक देखिए मार्केट में अभी ग्राफ का इंप्लीमेंटेशन बहुत कम है, क्योंकि डी एप्स जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स है, जो ब्लॉकचेन रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है वो मार्केट में है, लेकिन हम जो कस्टमर है, हम जो कंज्यूमर है, हमको इतना ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि लोग ही कम है। तो जब तक उसकी इंप्लीमेंटेशन ज्यादा नहीं हो जाता है एक ब्लॉकचेन का, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का, तब तक ग्राफ यानी डेटा का यूजनेस भी कम होगा। ठीक है ना, तो ज्यादा यूजनेस मीन्स ज्यादा डेटा का यूज, जो ज्यादा डेटा का यूज, इसका मतलब ग्राफ का भी यूजनेस ज्यादा बढ़ेगा, तो फीस भी ज्यादा आएगा। जो जैसे फीस ज्यादा आएगा तो जितना भी इन्फ्लेशन हो जाए हमारा डिमांड बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो प्राइस प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूं, आपको एटलीस्ट 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और चीज अभी देखते हैं उसकी प्राइस प्रेडिक्शन। अभी जो करंट प्राइस है उसका प्राइस है $0.1, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर हो सके तो आप 0.096 या फिर 97 पे आप एंट्री ले सकते हो। और इसका जो फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है कि ये अगला 2.5 साल या फिर 3 साल के अंदर अंदर इसकी प्राइस $5 से लेकर $7 तक जा सकता है।
मुझे इस टोकन्स के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि ये जो काम कर रहा है, अच्छी काम कर रहा है, उसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और ये आज की वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, और ये थैंक यू सो मच। और इस वीडियो तक आज तक अभी तक बने रहने के लिए आपको शुक्रिया। और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नॉलेजेबल पॉइंट मिलता है। उसके साथ ही साथ प्राइस प्रेडिक्शन, टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर।